हाँ जी सर। एक सेकंड। हाँ, तो हमने आपको तो कुछ भी नहीं सुना होगा जो हमने पूछा। हम आप सभी लोगों से एक एक ग्रह के बारे में पूछेंगे और आपको वो पहला शब्द बोलना है या पहला वाक्य बोलना है किस ग्रह से संबंधित आपको लगता है कि उस ग्रह के बारे में उस एक शब्द से या उस एक चीज से आप उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ आप सभी लोगों से, नाम लेकर के पूछता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ से कुछ। तो अमित भाई जी बताएंगे कि बुध, यदि मैं बोलता हूँ बुध, तो बुध के बारे में वो कौन सी एक बात है जो आपको लगती है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध देख रहे हैं तो आप सबसे पहले वो चीज देखेंगे। अनम्यूट कर ले। आवाज नहीं आ रही सही। हाँ जी सर। सभी को, किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? अब आई है थोड़ा ठीक, पहले हल्की थी। अच्छा, तो बताइए कि यदि मैं बोलूं बुध तो बुध आपके मन में है। वो कौन सी बुद्धि विशेषता आएगी बुध की जो आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली देखते समय आप सबसे पहले उस विशेषता को डिफाइन करें? बुध बुद्धि का कारक बताएं, सुन पा रहे हैं? बुद्धि का है और कम्युनिकेशन क्या बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अग्रिम बताएं। अभी आवाज आ रही है सभी को? अभी आवाज ठीक है? अब ठीक है। ठीक है, तो भाई जी आप बताएं शुक्र, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आपको आप शुक्र देखें तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उससे क्या आप विचार करेंगे? शुक्र से उसके लग्जरी लाइफ का विचार। उसके भौतिक जीवन का, है ना? जी। प्रगति जी बताएं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आप राहु को देखें तो क्या विचार करेंगे सबसे पहले? सर, भ्रम कितना रहता है, मानसिक स्तर से कैसा है, व्यक्ति कंफ्यूज रहता है या नहीं रहता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में यदि प्रैक्टिकल लाइफ हाँ हाँ मतलब वो प्रैक्टिकल होगा, मतलब हाँ प्रैक्टिकल के कंफ्यूज रहेगा उसकी मोस्टली। लाइफ में उसकी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या घट रहा होगा? कंफ्यूजन तो देखिए, आप किसी को बताएंगे आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, एक सामान्य बात है, व्यक्ति कह देगा कि सभी कंफ्यूज है ना? जी तो जी। भ्रम तो सबको है, लेकिन उसके जीवन में क्या घट रहा होगा? राहु से मैं आपको आसान कर देता हूँ सीधे। जी राहु यदि आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि वो व्यक्ति एक्टिव नहीं होगा अपनी लाइफ में, जी। है ना? डिस्टर्ब होगा सर। थोड़ा ध्यान कर रहा होगा, जी है ना? प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई होगी उसके जीवन में से, ठीक है, ये चीजें, मानसिक परेशानियां भी होंगी उसको। मानसिक परेशानियां होंगी। तो आप अग्रिम बताएं, अनुराधा जी बताएं कि यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में आप सूर्य देखें तो सूर्य से सबसे पहली चीज आप क्या विचार करेंगे? उसके माइंड की शार्पनेस, माइंड की शार्पनेस एक्टिव, और कितना एक्टिव है एक्टिव, अपने काम में, परफेक्शन कितना है उसका अपने काम में। ठीक है। अगर वो चार लोगों के बीच में बैठा है तो उसकी कितनी प्रभावशाली बात कर रहा है, ठीक। चार लोग उसको सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखूं तो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, फैमिली की। नहीं उतना नहीं, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज, एक लीडरशिप एक की बोले तो क्या बोलेंगे? सिर्फ एक चीज बोलेंगे। लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके लीडरशिप अंदर। क्वालिटी देखेंगे। ज्योति जी बताएं, यदि आप शनि देखेंगे तो क्या आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा शनि व्यक्ति को? मेहनती होगा। नहीं, ज्योति जी, ज्योति जी बताएं। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें। सर उसकी गति धीमी होगी। क्या होगा? और वो गति धीमी होगी, वो मेहनती होगा। मेहनती होगा, ठीक है। हाँ
वैसे शनि से उसके जीवन में आने वाली समस्याओं को भी देखते हैं, है ना। अच्छा, अब शीशपाल जी भाई जी बताएंगे कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति को आप देखेंगे पहली बार तो क्या देखेंगे, उसके बारे में क्या विचार करेंगे? फटाफट बताएं, फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि हम ऐसा पूछ क्यों रहे हैं। गंभीर होगा आचार्य जी, गंभीर होगा और मतलब धार्मिक होगा, हाँ, एजुकेशन देखेंगे, एजुकेशन है ना। अच्छी होगी मान लीजिए पढ़ने में। हो गए सारे या कोई बचा है अभी? केतु बचा है, आकांक्षा बताएं केतु के बारे में क्या देखेंगे, केतु अगर होगा। आकांक्षा सुन पा रहे हैं? जी सर। सर केतु अगर होगा तो वो रिसर्च की फील्ड में शायद ज़्यादा होगा, शायद नहीं रिसर्च की फील्ड में होगा, या क्या कहूँ हाँ उसको, हाँ, थोड़ी उसे प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का समझ, ठीक है। है ना। बस और अब अलग थलग रखेगा दुनिया से, मतलब या ऐसा भी हो सकता है कि वो आध्यात्मिक फील्ड में चला जाए ठीक है, या रिसर्च की फील्ड में चला जाए। ठीक है। अब हमने ये सवाल क्यों पूछा आपसे, इसका मतलब समझिए। एलिमेंट तो हम समझ चुके थे, जैसे हमने शुरू में ही बताया था कक्षा के, कि हम विश्लेषण और संश्लेषण की पद्धति पे काम करेंगे। पहले चीजों को खोलेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे और फिर उन्हें जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब कुंडली खोलेंगे, आप में से कई सारे लोगों ने जब इसमें आवेदन करने के लिए, एडमिशन करने के लिए जब हमसे संवाद किया था, तो उन्होंने ये पूछा था कि आपकी यूएसपी क्या है, मतलब हम ऐसा क्या सिखाएंगे, हम ऐसा क्या बताएंगे जो अन्य कक्षाओं में आपको नहीं मिलेगा, या हम किस चीज पे ज्यादा जोर देंगे। तो हम आपको ज्योतिषी बनाने पे जोर देंगे, इस बात पे हमारा कोई जोर नहीं है आप कितना जानते हैं, ठीक है, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। हमारा जोर है कि आपकी दुकान में जितना सामान है आप उसे कैसे बेचते हैं। दुकान भरना उद्देश्य नहीं है, आपकी दुकान में सिर्फ 10 चीजें हैं, लेकिन वो 10 चीजें आपको बेचनी आनी चाहिए। उन 10 चीजों की मतलब 10 वाहन ठीक करने ना आए, एक ठीक करना आए, लेकिन एक में आप पारंगत हो, ठीक है। तो इसलिए जब आप कुंडली खोलेंगे किसी की, तो कुंडली खोलने के बाद फर्स्ट, पहली निगाह में, फर्स्ट साइट में आपको जो ग्रह दिखेंगे, ग्रह दिखने के बाद आप कंफ्यूज ना हो। आपने जो ग्रह देखा उसके बारे में आपके दिमाग में एक चीज जरूर आनी चाहिए, और वो एक ही चीज होनी चाहिए, समझिए, फर्स्ट निगाह में, पहली निगाह में। तो मैं बताता हूं कि जब आप ग्रह को पहली बार देखें तो आपको क्या देखना है, ठीक है। यदि आप किसी की कुंडली में सूर्य को देखें पहली नजर में, आपने चार्ट देखा, चार्ट में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी सूर्य हो, सूर्य देखते ही सबसे पहली चीज समझनी है कि उसकी विल पावर, उसका आत्मबल कितना है, ठीक है। दूसरी चीज देखनी है कि वो समाज में या वो अपने जीवन में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसे कितना मान सम्मान यश मिलेगा। सबसे पहली चीज ये देखिए, बस फर्स्ट साइड में सूर्य को इतना ही देखना है, सूर्य इससे ज्यादा नहीं देखना। ये कब बता रहे हैं हम? जब आपके पास फ्री स्टाइल कुंडली खुली हुई हो, जिसमें व्यक्ति आपको कहे, या आप रिसर्च के लिए कुंडली देख रहे हो। क्योंकि अगर आप समस्यात्मक कुंडली देखेंगे तो वहां आपको तो समस्या पता होगी। भाई किसी की कुंडली में आप नौकरी के बारे में देख रहे हैं तो वहां आपको पता है कि आपको सूर्य से नौकरी देखनी है उसकी, है ना। जहां फ्री स्टाइल कुंडली देख रहे हैं, जहां जातक ने आपको ये कह दिया कि महाराज जी आप बताइए,
मुझे कुछ नहीं पूछना, बस आप मेरी कुंडली देख करके आप बताइए कि आपको क्या लगता है मेरी कुंडली में। जन्म पत्रिका में सूर्य को सबसे पहले क्या देखेंगे? यश, मान, सम्मान और उसका आत्मबल। चंद्रमा को जब भी देखेंगे सबसे पहली चीज देखेंगे उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, वो मानसिक रूप से किस तरह का आदमी है। चंचल है, इंट्रोवर्ट है ना, अपने में रहने वाला है, खुल के रहने वाला है, और कितना क्रिएटिव है, कितना। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो कहते हैं कि बस छोटी सी नौकरी मिल जाए और शादी हो जाए। उनकी मतलब बहुत ज्यादा उनके दिमाग में योजनाएं नहीं होती, बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं सोचते, सीमित सोचते हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, पर प्रैक्टिकल जीते हैं। तो चंद्रमा को देख करके आप बताएंगे कि उस व्यक्ति का जो कैलिबर है वो कितना होगा, वो कितना सोचता है, कहां तक जाने का सोचता है, क्या करने का सोचता है, कितना क्रिएटिव है। सेकेंड सिचुएशन देखिए, चंद्रमा से ही आप उसकी नौकरी का भी विचार करते हैं कि वो व्यक्ति अपने करियर के क्षेत्र में कितना ग्रो करेगा। इसका हम आपको बताया भी हमने और बताएंगे भी कि ग्रह का बल कैसे देखेंगे, है ना। तीसरी चीज है कि जब आप मंगल को फर्स्ट देखें, पहली बार में देखें, तो मंगल से देखें उस व्यक्ति का एनर्जी लेवल क्या है, उस व्यक्ति में कितनी एनर्जी है, कितना मेहनती है, और कितना उसके अंदर वो निडर कितना है काम को करने के लिए। वो कितना, एक होता है ना कि आप कितने उत्सुक होते हैं, उत्साही कितने हैं आप अपने जीवन में। देखिए, बुध को देखते हुए दो ही चीजें देखते हैं बस। बुध का जो 80% का स्टेक है वो दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, पहला बुद्धि, दूसरा वाणी। बुध जीवन में आपके अन्य जितने भी, और एक और बात समझिएगा, आप जब ग्रहों को, हमारी एडवांस वाली क्लास में चर्चा करेंगे हम जितनी चीजें लिखवाते हैं ना एक ग्रह के बारे में, वो सारी चीजें उसकी पहली चार चीजों से ही निकलती है बस। अगर सूर्य नौकरी देगा ना तो विल पावर से ही देगा, अगर किसी की विल पावर स्ट्रोंग होगी तो वो नौकरी छीन लेगा। यदि कोई मानसिक रूप से बहुत समृद्ध होगा तो वो अपने सपने पूरे कर लेगा, जिसका मन पे कंट्रोल होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति उत्साही होगा, बहुत मेहनती होगा, तो ऐसी नौकरी ले लेगा जहां मेहनत करके नौकरी ली जाती है। इसी तरह बुध का जो यूएसपी है, बुध का जो विशेष अधिकार क्षेत्र है वो है, पहला है तर्क बुद्धि, पढ़ना, समझना, कितना याद करना है, कैसे याद करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, किससे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या पहनना है, कैसे बिहेव करना है। जो तर्क शक्ति है वो बुध है। दूसरा बुध का अधिकार क्षेत्र है वो है वाणी। ऐसा व्यक्ति वाक्पटु होता है। यदि किसी व्यक्ति का बुध अच्छा होगा तो उस व्यक्ति का बोलना बहुत अच्छा होगा, बोलने में फ्लुएंट होगा, बहुत बढ़िया बोलता होगा। पंचम हो गया बृहस्पति। बृहस्पति क्या बताता है? सबसे पहली चीज बताएगा एजुकेशन। व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना समझदार होगा। और ये डिग्री की बात नहीं करता, उपाधियों की बात नहीं करता कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े, नहीं। आप एज अ नेचुरल वे में कितने एजुकेटेड पर्सन है। भले ही आपने छठी कक्षा का पढ़ाई की हो, लेकिन आपके अंदर शिक्षा है या नहीं है, आप कितने समझदार हैं, आप कितने विवेकी हैं, उस तरह का ज्ञान। दूसरा बृहस्पति क्या बताता है? व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है और कितना निकृष्ट है। जिसका बृहस्पति खराब होगा ऐसा व्यक्ति बुरे कार्यों में संलिप्त होगा। जिसका बृहस्पति अच्छा होगा वो अच्छा जीवन जिएगा, अच्छे लोगों में बैठेगा। तो क्या देखेंगे? दो चीजें बस, एजुकेशन और दूसरा व्यक्ति का जो श्रेष्ठता है वो देखेंगे। पंचम है शुक्र। पांचवी शुक्र से आप क्या देखेंगे? शुक्र से सबसे पहली चीज देखते हैं कि उससे भौतिक सुख सुविधाएं कितनी होंगी जीवन में, उसकी भौतिक अवस्था देखेंगे। गाड़ी घोड़ा, कपड़े, मकान, निजी जीवन, खाना पीना, ये सारी चीज देखेंगे कैसा है। और दूसरी चीज जो देखते हैं उसका वैवाहिक जीवन। शुक्र से सेकंड चीज क्या देखते हैं?
उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। शनि से दो चीजें देखते हैं। शनि से एक चीज देखेंगे कि क्या वो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतरता उसकी लाइफ में होगी। क्या वो ऐसा तो नहीं होगा कि 2 दिन काम किया 10 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन काम किया फिर 15 दिन छुट्टी, ऐसा तो नहीं होगा। कंटिन्यूटी रहेगी क्या। क्योंकि व्यक्ति जीवन में वही सफल हो सकता है जो एक काम को 1000 दिन तक लगातार कर सके। आपने हम सबने एक कहानी सुनी है कि खरगोश और कछुए की दौड़ हुई और उसमें कछुआ जीत गया। और कुछ लोग उसे पढ़ के ऐसा सोचते हैं कि खरगोश बेवकूफ था, खरगोश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये चीज समझ लीजिए, वो कहानी बिल्कुल जीवन का सत्य है। संसार में सिर्फ कछुआ ही जीतता है, खरगोश कभी नहीं जीतता। क्योंकि कछुए के अंदर एक गुण है कि वो धीमा चलता है लेकिन वो निरंतर चलता है। वो 10 घंटे चल सकता है, धीमा चलेगा। जीवन में वही जीतेगा जिसमें लगातार चलने की क्षमता हो। ठीक है। तो इसलिए शनि बताता है कि आप अपने जीवन में शांत रह करके, सामान्य रह करके मेहनत कर सकते हैं क्या। मंगल आपको उत्साह तो दे देगा, कंटिन्यूटी नहीं देगा। समझिए। तो शनि ये बताएगा। पहली बात क्या बताएगा, परिश्रम। कैसा परिश्रम, निरंतर परिश्रम। दूसरी चीज क्या बताता है शनि, सेकंड चीज बताता है कि व्यक्ति के जीवन में दुख कितना होगा, व्यक्ति के जीवन में कष्ट कितने आएंगे, समस्याएं कितनी आएंगी। तो दुख बताता है। शनि अच्छा होगा दुख कम आएंगे, शनि खराब होगा दुख ज्यादा है। उसके बाद आता है राहु। राहु क्या है अब समझेंगे। राहु बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रह है। मुझे शुरुआती दिनों में जब मैं ज्योतिष पढ़ता था, मुझे एक भाव ने इंप्रेस किया था, जिस भाव का नाम मैंने बताया था पंचम भाव है, और एक ग्रह ने इंप्रेस किया था जो है राहु। राहु आपके जीवन का संघर्ष है। राहु, आप यदि किसी व्यक्ति के जीवन में राहु सही जगह प्लेस हो, उस व्यक्ति को तोड़ता बहुत है। उस व्यक्ति को बिल्कुल एकदम बार बार तोड़ेगा, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, फाइनेंशियली तोड़ेगा। लेकिन जितना वो व्यक्ति टूटेगा उतना वो व्यक्ति टफ बनता चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए राहु आपके जीवन का संघर्ष है। सबसे पहली चीज है राहु आपके जीवन का संघर्ष है। दूसरी चीज क्या है, राहु आपके जीवन का भटकाव है। अगर वो नेगेटिव वे में होगा तो वो आपको भटकाएगा, आपको सही चीजों से दूर करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है केतु। केतु दो चीजें। केतु क्या है, केतु आपके जीवन की शांति है, आपके जीवन की संतुष्टि है। अगर होगा पॉजिटिव, यदि किसी व्यक्ति के, अब देखना कैसे है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, जन्म पत्रिका में सही जगह केतु प्लेस हो, तो जिस भाव में केतु अच्छा होगा उस भाव को लेकर के व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करें। ठीक है। और यदि उस स्थान में केतु गलत होगा, व्याकुल कर देगा, परेशान कर देगा, पूरा समय व्यक्ति अशांत रहेगा। क्यों रहेगा अशांत, क्योंकि राहु जब भी खराब होगा तो आपके जीवन में सूर्य को प्रभावित करेगा। भटकाव अगर आपके जीवन में आएगा तो वो तब आएगा कि जब आपके जीवन में आपका आत्मिक विवेक कमजोर हो जाए, सूर्य कमजोर हो जाए, आपकी आत्मा कमजोर हो जाए। और केतु यदि बली होगा और खराब होगा तो आपके चंद्रमा को कमजोर करेगा। और व्याकुल कहां से होता है, कि मन से। मन से शांत होता है, मन से व्याकुल हो जाता है ना। एक शास्त्र का वचन है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसका मतलब क्या है, मन ही आपके बंधन का कारण है, मन ही आपके मोक्ष का कारण है। तो केतु यदि अच्छा हो जाए तो मोक्ष की तरफ ले जाता है, केतु यदि खराब हो जाए तो बंधन की तरफ ले जाता है। ठीक है, उलझा देगा। तो कुल मिलाकर के ये समझिए, जब आप किसी की जन्म पत्रिका को ओपन करें
उसको खोलते ही आपकी नजर सबसे पहले किस पे पड़ेगी? ग्रहों पे। तो सर ग्रहों सूर्य को क्या करेगा वो? जी सूर्य को क्या करेगा, जैसे आप बता रहे हैं सूर्य केतु अगर हाँ, नहीं, अभी आप सूर्य को राहु प्रभावित करता है। नेचुरली की बात करें सर जी, राहु क्या करता है? राहु आपका आत्मबल है, ठीक है। आत्मबल का मतलब क्या होता है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अभी करना चाहिए, क्या बाद में करेंगे। राहु जब आपके जीवन में आता है, आपको भ्रमित करता है, उन कामों में उलझा देगा जो करने ही नहीं है, उन लोगों में उलझा देगा जहां से आपको कुछ मिलना ही नहीं है ना। और या फिर आप सिर्फ, जैसे हमने एक, शायद अगर कोई हमें फेसबुक पर फॉलो करता होगा, तो अभी हमने कल परसों एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो डाली थी सूर्य को लेकर के। जिसके जीवन में राहु प्रबल होगा, सूर्य कमजोर होगा, ऐसा व्यक्ति सिर्फ योजनाएं बनाता है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ योजनाएं बनाएगा, है ना। योजनाएं बहुत अच्छी बनाएगा और उन पर कुछ भी उन पर अप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए यदि आपका राहु खराब होगा कुंडली में और सूर्य कमजोर होगा, सूर्य को तो करेगा ही करेगा। राहु अगर अच्छा भी होगा, राहु अगर किसी के जीवन में अच्छा भी होगा, तो व्यक्ति अपनी लिमिट से बाहर जाकर के तभी काम कर सकता है जब वो अपने आत्मबल पे विजय प्राप्त करे। सूर्य को डाउन करके उसके ऊपर अपनी क्या रख दे? अपना बाहुबल रख दे, है ना। तो लेकिन मूलतः ये समझिएगा कि 9 के 9 ग्रह जब आप देखें तो पहली नजर में आपको ये देखना है, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे ग्रहों के बल पर, इतना आप समझिए। ग्रहों के बल पे बात करेंगे तो सबसे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ठीक है। आगे के 1 घंटा फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि जब आप किसी की जन्म पत्रिका को खोलते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने अपनी जन्म पत्रिका दिखाई, आपने जन्म पत्रिका ओपन की, आप हमें बताएं कि पहली चीज हमने क्या बताई थी देखने के लिए? सूर्य। नहीं, सूर्य को, हाँ जी, सबसे लगन क्या देखना है? लगन नहीं लगन नहीं, सबसे सूर्य किसी को किस याद स्थान है? पर बैठा है? सूर्य किस स्थान पर बैठा है, ये देखने के लिए बोला था आपने। ये भी नहीं देखा। क्या बोला आपने? हमें स्पष्ट नहीं सुनाई दिया, शायद उसका सही बोला। सूर्य किस स्थान पर है? कौन? सूर्य कहाँ पर है? सूर्य? पहले सूर्य देखना है। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं बोला। और बताएं चंद्र देखना है, चंद्र। क्या देखना है? चंद्र देखेंगे कि कहाँ पर है नहीं, चंद्र। चंद्र भी नहीं देखा। आपने यही बताया कि कुंडली खोलने के बाद पहले आपने सूर्य का देखना है, फिर चंद्र का देखना थोड़ा सा आप थोड़ा सा बस उसके नजदीक तक गए हैं। हमने कहा था कि जब आप किसी की कुंडली देखें, सबसे पहले आप उसका नक्षत्र देखेंगे, सबसे पहले नक्षत्र देखेंगे। और नक्षत्र देखते समय भी, क्योंकि बेसिक कक्षा है, इसमें हम आपको उतनी डिटेल तो नहीं बता सकते कि आप उलझ जाओ, है ना। तो नक्षत्र देखते समय भी बस इतना ध्यान रखेंगे कि क्या वो नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र तो नहीं है, क्या वो जातक मूलों में पैदा तो नहीं हुआ। क्योंकि यदि आपने किसी की जन्म पत्रिका देख ली, फलादेश कर दिया, सब कर दिया, वो अपने घर चला गया और उसके 2 महीने बाद उसने किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाई और उस ज्योतिषी ने कह दिया आप तो मूलों में हैं, आप तुरंत फेल हो गए, भले ही आपने उसकी कितना ही अच्छा फलादेश किया हो। जो बेसिक एक समाज की एक जो सोच है ना, कि उन्होंने ये तो बताया नहीं, हमने उन्हें दिखाया था। सबसे पहले देखना है कि जातक मूल नक्षत्र में तो नहीं पैदा हुआ। 6 के 6 नक्षत्र हमने लिखवाए थे, आश्लेषा मूल, ज्येष्ठा मघा और रेवती अश्विनी। यदि इनमें से किसी भी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, तो आप सबसे पहले बताइए कि महोदय आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। और इसका पूर्ण नाम क्या होता है? गंडमूल नक्षत्र, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या देखनी है बताएं? मांगलिक है या नहीं? मांगलिक है या नहीं। व्यक्ति
अगर उसके प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में मंगल हो, तो तुरंत आपको क्या बताना है कि ये व्यक्ति मांगलिक है या नहीं। एक सामान्य चीज बता रहे हैं बस खाली, क्योंकि बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा बताने के लिए। मांगलिक दो प्रकार के होते हैं, मूलतः दो प्रकार के होते हैं, फिर उनके विभाग कर देते हैं। एक है पूर्ण मांगलिक, एक है आंशिक मांगलिक। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति, यदि किसी का मंगल इन पांचों स्थानों में बैठ करके अपनी युवावस्था में हो, पूर्ण मांगलिक होगा। 10 से लेकर के 20 डिग्री के बीच का हो तो पूर्ण मांगलिक होगा। ठीक है, और यदि इन्हीं ग्रहों, इन्हीं स्थानों पर 1, 4, 7, 8, 12 में कोई पाप ग्रह आकर के बैठ जाए, शनि, राहु, केतु, सूर्य, तो वो मंगल दोष में उतना ही कमी कर देता है। जैसे मान लीजिए एक पाप ग्रह आकर के बैठ जाए तो 10% की कमी कर देगा, 4 बैठ जाए 40 की कमी कर देंगे, जितने स्ट्रोंग होंगे उतना कम कर देंगे। और सबसे बड़ा परिहार जो मंगल के दोष का है, जो मंगल के दोष को 75% तक रिड्यूस कर देता है, वो है उस पर बृहस्पति की दृष्टि। जहां मंगल बैठ करके मांगलिक दोष बनाता है, उस पर यदि बृहस्पति की पंचम, नवम और सप्तम इनमें से कोई भी दृष्टि पड़ती हो तो मांगलिक दोष को सिर्फ 25% छूटता है। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखें, मंगल दोष कितना भी कटता हो, मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि भी हो, 4 पाप ग्रह भी बैठे हो, तो भी आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपके जीवन में मंगल दोष नहीं रहा। एक ज्योतिषी की ऑथेंटिसिटी होती है, आप कहिए कि आपके जीवन में मंगल दोष बिल्कुल न्यूनतम है, नाम मात्र है, प्रभावी नहीं है, लेकिन मंगल दोष है। यदि मंगल वहां बैठ गया तो जो मार्क है ना वो लग गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखेंगे, कोई यजमान आपके पास आया, कोई क्लाइंट आपके पास आया, कोई जातक आपके पास आया, उसने अपनी जन्म पत्री दिखाई, आपने सबसे पहले देखा कि वो मूल नक्षत्र में तो नहीं है, वो मांगलिक तो नहीं है। दोनों चीजें देख करके अब आप सिक्योर हो गए कि दो चीजें आपने देख ली। तीसरी आप ये जी, आप कह रहे हैं कि अगर शनि, राहु, केतु बैठ जाए जी, इन्हीं स्थानों पर 1, 4, 7, 8, 12 में, जी, तो मांगलिक दोष थोड़ा कम हो जाए। कम हो जाता है। हाँ। फिर मांगलिक विचार पे पूरा चैप्टर है, कम से कम 1 दिन की 2 घंटे की कक्षा मांगलिक विचार पे हो। कोई वेबिनार आयोजित करेंगे 2 घंटे का या 3 घंटे का। एक हम सोच रहे थे कि जो मूल विषय होते हैं जैसे राजयोग, जैसे मांगलिक, काल सर्प, इस पे हम लोग वर्कशॉप ना करके इस पे कोई 2 घंटे का 3 घंटे का वेबिनार किया करेंगे और उसमें फिर आप उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, उस दोष से या उस योग से आप अच्छे से परिचित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है, आप बताएं क्या हो सकता है, क्या देखेंगे? उसकी जन्म राशि नहीं देखेंगे, लेकिन फर्स्ट क्या देखेंगे, उससे पहले भी कुछ देखना है। उसका पितृ दोष तो नहीं है? क्या देखेंगे? वर्ण पितृ दोष तो नहीं है? वर्ण देखेंगे सर। हाँ जी, कहिए आप क्या कह रहे हैं? वर्ण देखेंगे कि पितृ ब्राह्मण वर्ण है कि वर्ण है। पितृदोष दोषों में आ जाता है, जैसे दोष और योग ये 2 अलग चैप्टर है। तो व्यावहारिक सब यही है कि 40% जो सवाल आते हैं वो पितृदोष से संबंधित आते हैं, उसका भी बता देंगे, विस्तृत में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है उसका लग्न। सबसे पहली चीज देखनी है उसका लग्न। ठीक है, लग्न क्या है, लग्न में कौन सी राशि है, क्योंकि लग्न किसे रिप्रेजेंट करता है, वो पूरा का पूरा व्यक्ति, समझिए, उससे संबंधित सारी चीजें उसके अलग अलग भावों में है, लेकिन वो क्या है, ओवरऑल वो क्या है, वो लग्न है। और पराशर मत के अनुसार
जन्म कुंडली का सबसे प्रभावशाली यदि कोई भाव है तो वो लग्न है, राजा है लग्न। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लग्न कैसा है। तो लग्न क्या दिखते हैं लग्न से, लग्न को देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, लग्न में कौन सी राशि है। मान लीजिए किसी के लग्न में मेष राशि है तो क्या कहेंगे, उसका मेष लग्न है। किसी के लग्न में वृष राशि है तो उसका वृष लग्न है। कन्या लग्न है, तुला लग्न है, कुंभ लग्न है, मीन लग्न है। तो क्या देखेंगे, उसका लग्न क्या है। लग्न देखने से आपको क्या पता चलेगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति की जीवनचर्या, उस व्यक्ति का रहन सहन, उस व्यक्ति की आदतें, उस व्यक्ति की सोच, वो कितना श्रेष्ठ है या निकृष्ट है, उस व्यक्ति का जो एज ए करियर वो क्या करना चाहता है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप उसके लग्न से देख लेंगे। समझ गए। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि राशि कैसे देखते, राशि कैसे काम करती है। ये तो हमने कल चर्चा की थी, राशि कैसे काम करती है। मान लीजिए उसकी जो भी लग्न में राशि होगी, उस राशि के गुण उस व्यक्ति के अंदर होंगे। ठीक है, उसके स्वामी के गुण उसके अंदर होंगे। इतना समझेंगे। अभी ग्रहों पे बात नहीं कर रहे हैं, ग्रहों को एक मिनट के लिए छोड़ देते। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे उसकी चंद्र राशि। सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, चंद्र राशि देखेंगे। ये क्रम बता रहे हैं आपको। क्रम का मतलब क्या होता है, क्रम का मतलब ये होता है कि, और ये बड़ी दुविधा है, मैं ये मानता हूं कि हमने भी ज्योतिष पढ़ी, हमने संस्थानों में भी पढ़ा, हमने फ्री स्टाइल भी पढ़ा। जो शिक्षक हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो गुरु हैं, बहुत अच्छा ज्योतिष पढ़ाते हैं, एक एक विषय को समझाते हैं। लेकिन आप जब एक्चुअल में काम करेंगे, आपके पास कोई टूल किट नहीं होती। आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, मैं पहले क्या देखूं, उसके बाद क्या देखूं। जबकि नियम ये होना चाहिए कि अगर कोई हम किसी को कोई मशीन खोलने के लिए बता रहे हैं ना, तो उसे स्टेप बाय स्टेप, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसे अपना दिमाग ना लगाना पड़ेगा। जन्मपत्री खोलते ही पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है, ये आपके पास पहले से प्लान हो, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना है। दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, चंद्र राशि। चंद्र राशि से क्या देखेंगे, चंद्र राशि से ये देखेंगे कि उस व्यक्ति की प्रैक्टिकल स्थिति कैसी है। वो तो उसका लग्न बता रहा है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से कैसा है। बड़े घर में है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, पता चला उसने आत्महत्या कर ली। क्यों भाई, आपके हिसाब से तो वो बड़ा संतुष्ट आदमी था, बड़ा खुश था, क्योंकि वो मानसिक रूप से अच्छा नहीं था, है ना, उसकी मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो मानसिक स्थिति उसकी कैसी है कौन बताएगी, उसकी चंद्र राशि। चंद्र राशि कौन होती है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो। ठीक है, उस व्यक्ति की वो राशि देख लेंगे जिसमें चंद्रमा बैठा है। और ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि हम अपने मन से बता रहे हैं। आप छोटी से छोटी कुंडली भी देखेंगे ना, उसमें लग्न कुंडली होती है, और लग्न कुंडली के बाद अगर थोड़ी सी भी जगह बच रही हो तो चंद्र कुंडली मिलेगी। तो चंद्र कुंडली का बड़ा महत्व है आपके जीवन में। आप जैसी फिजिकल लाइफ जीते हैं, उसके पीछे हाथ है आपकी मेंटल लाइफ का, है ना। चंद्रमा देख, ये 4 स्टेप ऐसे हैं जो आपको हर कुंडली में फॉलो करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपका अपना विवेक। वो विवेक कैसे काम करेगा, आप देखेंगे कि जिसकी जन्मपत्री आपके पास आई है, उस व्यक्ति की आयु क्या है, उस व्यक्ति की उम्र क्या है। मान लीजिए आपके पास जिसकी जन्मपत्री आई, उसकी उम्र है 10 वर्ष। ठीक है, और आप उसकी कुंडली देख करके आप उसे बताएं कि तुम्हें या इस बच्चे को 45, इस जातक को 45वें वर्ष में घुटनों की समस्या होगी। तो क्या आप एक इफेक्टिव प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसे क्या मतलब है 45वें वर्ष में और घुटनों की समस्या में।
एक ज्योतिषी को देश काल परिस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। किसकी कुंडली है, कितनी उम्र है, उसे क्या बताना है। अगर 10 वर्ष के बच्चे की कुंडली आपके पास आती है तो 2 चीजें बताएंगे, 2 भावों का अध्ययन करेंगे विशेष रूप से। क्या? पहला लग्न, विद्या, बच्चे की प्रकृति कैसी होगी। दूसरा एजुकेशन, बच्चे की शिक्षा कैसी होगी, क्योंकि अभिभावक यही जानना चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, पढ़ने में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। और अच्छा हो सकता है आपने खुश करने के लिए बता दे कि इस बच्चे का करियर बहुत अच्छा होगा आगे चल के, इतना बता सकते हैं। तीसरी चीज अगर कोई भी पूछने आएंगे या आपको बतानी चाहिए तो वो है उसका स्वास्थ्य। तीसरी चीज क्या है, उसका स्वास्थ्य। और 10 वर्ष के बच्चे की कुंडली आए और आपने मूल ही नहीं बताए तो बेकार हो गया, है ना। तो इसलिए ये चीज बताएंगे। इसके बाद अच्छा एक और बात है, 10 वर्ष के बच्चे की कुंडली आए तो मांगलिक दोष को आप बहुत गहरा बताएंगे डिटेल में या सिर्फ उड़ता उड़ता बताएंगे। उड़ता उड़ता, बिल्कुल सिर्फ जानकारी के लिए बताएंगे, उसमें क्योंकि उसको अभी आवश्यकता नहीं है उसकी। आवश्यकता नहीं है उसे वर्तमान में। यदि यही कुंडली 20 वर्ष के बालक की हो, 18 वर्ष के बालक की हो, 22 वर्ष के बालक की हो तो आप मांगलिक दोष पर जोर दे करके बताएंगे कि अब भाई शादी का समय आएगा। हाँ, इस बच्चे के जीवन में, इस बालक के जीवन में मांगलिक दोष है और आप विवाह के लिए जब भी चर्चा करें इस पर विशेष ध्यान दें ताकि इसके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या ना हो। विद्या और तो स्वास्थ्य, विद्या और स्वास्थ्य तो फर्स्ट है ही। बिल्कुल। और अगर आप उसके एजुकेशन की, अच्छा 20 वर्ष के बालक पे आप एजुकेशन से ज्यादा चर्चा करेंगे उसके करियर की, उसके कैरियर, दर्शन कैरियर। भाव को देखेंगे कि ये किस फील्ड में जा सकता है या इसके इंटरेस्ट एरिया ये हो सकते हैं। उसके हायर एजुकेशन की बात कर सकते हैं। फर्क क्या आ गया, बुध से क्या देखते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, और बृहस्पति से देखते हैं हायर एजुकेशन। तो बुध पे चर्चा नहीं करेंगे, बृहस्पति पे ज्यादा जोर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वहीं किसी 40 से 50 वर्ष की व्यक्ति की कुंडली आ जाए तो क्या बताएंगे उसे, बताएं आप में से। स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य को बताएंगे और उसका छठा भाव देखेंगे, मतलब रोग आदि इत्यादि का। जी जी जी, छठा भाव देखेंगे और सभी लोग करेंगे। और तो उसका व्यापार देखेंगे, व्यापार व्यापार, ठीक की स्थिति क्या है। हाँ जी, और मानसिक स्थिति, मानसिक व्यापार अच्छा स्थिति, होगा तो मानसिक सही रहेगा। मानसिक स्थिति देखेंगे। और बच्चों से कितना फायदा होगा वो ये भी सोचेगा इस टाइम। 50 वर्ष के व्यक्ति का बच्चा कितने साल का होगा, 20 साल के आसपास में। 20 साल। अभी वो फायदा तो लेने का सोच रहा है, अभी उसे चिंता है उसकी, है ना। और बताएं, चलिए हम बताते हैं। 50 वर्ष के व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली समस्या जो होती है उसे अपने परिवार को संभालना। उसके परिवार की आवश्यकताएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो उनमें उलझा हुआ है फिलहाल, सेविंग्स नहीं कर पा रहा है, मकान बनाना हो सकता है, गाड़ी लेनी हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। बच्चे की फीस, बच्चे की एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लड़की होगी तो शादी के बारे में सोच रहा होगा, है ना। माता पिता वृद्ध हो चुके होंगे, उन पर खर्चा हो रहा होगा। तो सबसे पहली चीज उसकी देखेंगे, उसका चतुर्थ भाव, उसके घर की स्थिति कैसी है, उसके वाहन की स्थिति कैसी है, उसके सुख की स्थिति कैसी है। ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे उसकी आय और उसका कार्य, उसके कार्य की स्टेबिलिटी, वो जो काम कर रहा है उसमें वो संतुष्ट है या नहीं है, या उसे और की जरूरत है तो उसे कैसे मिल सकता है, उसकी आय कैसे बढ़ सकती है, उसकी सेविंग्स कैसे बढ़ सकती है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। दूसरा, वो जरूर अपने बच्चों के बारे में पूछेगा, उसके पंचम भाव को जरूर देखिए, बेटा बेटी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका कुछ अच्छा हो जाएगा क्या, है ना।
और किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, उस तरह की चीजें जरूर देखेंगे। तो ये, और सेकंड भाव क्या है, आपकी सेविंग्स का है, आपके पास धन कितना होगा, कुटुंब का है, उसका परिवार सुखी होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीजें जरूर देखेंगे। इसका मतलब क्या है, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली देखने के बाद आप आ जाते हैं आयु के अनुसार फल देखने वाले। इससे ऊपर चला जाएगा, 50 से 70 के बीच में चला जाएगा, पोते पोती देख सकते हैं, है ना, सेविंग्स देख सकते हैं, स्वास्थ्य देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज, मान सम्मान के बारे में देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है तो उसके मान सम्मान की स्थिति कैसी है, चुनाव जीत जाएगा क्या, कोई व्यापार कर सकता है क्या, किसी संस्था में जुड़ सकता है क्या, वो सारी चीजें देखिए, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई आयु की बात, है ना। इसके बाद आती है कि वो व्यक्ति गांव से है या शहर से है, समझिए। वो व्यक्ति अगर ग्रामीण व्यक्ति और आपको शुरू में ही पता चल गया कि किसान आदमी है ना, और आप उसके सरकारी नौकरी पे बात कर रहे हैं, बिजनेस पे बात कर रहे हैं, इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देश देखिए, देश का मतलब होता है स्थान, कहाँ का है। अगर बंबई का है तो अलग देश से तरीके से फलादेश करेंगे, उत्तर प्रदेश का है तो अलग स्थिति से फलादेश करेंगे, बंगाल का है तो बंगाल का है तो वहां की परिस्थिति, वहां के काम, मान लीजिए व्यापार की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का आदमी होगा तो अलग तरीका व्यापार करेगा, मुंबई का व्यक्ति, महाराष्ट्र का व्यक्ति होगा अलग तरीके से व्यापार करेगा, उसके पास अलग अवसर होंगे, ये जरूर ध्यान रखिए, अवसरों का ध्यान रखिए। तीसरा, परिस्थिति, परिस्थिति के अनुसार फलादेश। यदि आपको किसी का ये दिखता हो कि इसके बच्चे की अल्प आयु है, मत बताइए, कभी किसी माता पिता को उसके बच्चे की अल्पायु मत बताइए, भले ही आप गलत ज्योतिषी प्रूव हो जाए, ठीक है, मत बताइए, कॉन्शियस कर दीजिए, बेटे का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, है ना, बेटी की सेहत का ध्यान रखिए, सेंसिटिव मत बताइए कि अल्पायु है। अगर आपने अल्पायु बता दिया तो माता पिता जो है उसकी मृत्यु से पहले मर जाएंगे, ठीक है। वो उसी दिन से जो है अपने अमित जी आपका माइक में सभी को सुनाई पड़ रहा है, आपको नेटवर्क का इशू हो रहा होगा, बाकी सबको सुनाई पड़ रहा है। तो क्या करना है, किसी और एक और बात, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में राहु की महादशा शुरू हुई हो और उस व्यक्ति की आयु हो 40 वर्ष, और आप तो बिल्कुल एकदम मतलब सत्यवादी ज्योतिषी है, ट्रुथ स्पष्टवादी, आपने कहा भी 18 साल जो है जीवन में संघर्ष रहेगा तो वो क्या, उसके मनोभाव क्या होंगे, 40 प्लस 18, 58 साल, 58वें साल तक तो पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, ऐसा फलादेश न करे। अच्छा अमित, हाँ भाई जी, तो 58वें साल तक मतलब ऐसा ना बताइए कि जिससे व्यक्ति निराश हो जाए। और आमतौर पर यदि आपको, देखिए यही ज्योतिषी का काम होता है, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति सेंसिटिव है, उसकी चंद्र राशि ऐसी है कि वो संवेदनशील आदमी, भावनात्मक आदमी, और उसकी 4 साल की दशा है किसी प्रकार की, 4 साल कष्ट है, ये मत कहिए कि 4 साल का कष्ट है, ये कहिए 1 साल ज्यादा है, उसके बाद चीजें ठीक हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए, उसके 4 साल निकलवा दीजिए, साल भर बाद फिर आया कि जो 19-20 का फर्क है, उसे कहो अब थोड़ा आराम होगा, 6 महीने ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टाइम पीरियड और है 8 महीने का, फिर ठीक हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ज्योतिषी सिर्फ सत्यवादी नहीं होना चाहिए, काउंसलर भी होना चाहिए।
आपको किस तरह से डील करना है, किस तरह से व्यक्ति को समझाना है, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। अब हम लोग फिर से विषय पर लौटते हैं, है ना। हमें लगता है कि अब आप कुंडली खोलने के बाद, आप सभी लोगों के लिए हमें इतना विश्वास है, कुंडली खोलने के बाद आपके मन में ये तो नहीं आएगा कि क्या देखना है ना। अब आपको ये पता होगा कि क्या देखना है। सर एक प्रश्न है मन में, जी अभी पूछ सकती हूँ? हाँ सर ये बताइए, जैसे लोग होते हैं ना कि मेरा ये काम कब तक हो जाएगा, तो वो टाइम प्रेडिक्शन हम कैसे करते हैं इससे? बिल्कुल, उसी पे ही आते हैं, उसी से ही चर्चा शुरू करते हैं। आप टाइम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? टाइम प्रेडिक्शन क्या है? हमने शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, आपके जीवन में आपको क्या मिलेगा ग्रह बताएंगे, कब मिलेगा दशा बताएंगे, ठीक है। क्या मिलेगा ग्रह बताएंगे, कब मिलेगा दशा बताएंगे, ठीक है। कैसे मिलेगा इसके एडवांस का कक्षा लेनी पड़ेगी। कारण कारण ये है कि हम कल भी सोच रहे थे, कल की कक्षा के बाद हमारे दिमाग में एक चीज जैसे होता है ना कि आप एक, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो उस समय पढ़ते थे नेट जेआरएफ के एग्जाम के दौरान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, तो भूकंप के बाद वहां पे शोध होता है, कितना नुकसान हुआ, कितनी तीव्रता का भूकंप था, है ना, उसे क्या क्या प्रभावित हुआ, आगे के लिए हमें क्या सतर्कता रखनी चाहिए। ये भूकंप आने के बाद ही हो सकता है, घटना के बाद ही हो सकता है, घटना से पहले नहीं हो सकता। तो कल की कक्षा के बाद हमें भी ये लगा कि कल की कक्षा थोड़ी ज्यादा उलझी हुई हो गई, डिटेल में चले गए हम, और आपकी जो वर्तमान की सिचुएशन है वो उतनी डिटेल के लिए नहीं है, आप उतनी डिटेल में बोर हो जाओगे, है ना। तो इसलिए हमने आज की कक्षा को पहला 1 घंटा आसान रखा, इंटरेस्टिंग रखा, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब समझते हैं कैसे आप प्रेडिक्शन करेंगे। अभी हमने ये समझा कि आप प्रेडिक्शन करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आए जिसकी आयु है 20 वर्ष, आपने उसकी जन्म पत्रिका बनाई, उस व्यक्ति के लग्न में मिथुन राशि है, ठीक है, उस व्यक्ति के लग्न में मिथुन राशि है। लग्न में मिथुन है तो अब पूरे का एक बार दिमाग में अपने चार्ट बनाइए। लग्न में मिथुन है तो सेकंड में कर्क, द्वितीय भाव में कर्क, तृतीय भाव में सिंह, चतुर्थ भाव में कन्या, पंचम भाव में तुला, छठे भाव में वृश्चिक, सातवें भाव में धनु, आठवें भाव में मकर, नौवें भाव में कुंभ और दशम भाव में मीन, एकादश में मेष और द्वादश में वृष। ये चार्ट बन गया आपके सामने। अब इस व्यक्ति का जो बुध है वो चतुर्थ भाव में बैठा है, ठीक है। तो हमें कैसी कुंडली देखनी है? हमें कुंडली देखनी है, पहले हमने देखा ये मूलों में है या नहीं है, नहीं है, कट हो गया। दूसरा देखा क्या मंगली है, नहीं है, कट हो गया। तीसरे स्टेप पे आए कि उसका लग्न, उसके लग्न में मिथुन राशि है, तो इसका मतलब उसका मिथुन लग्न है, और वो चतुर्थ भाव में बैठा है बुध। तो कौन सी राशि में बैठा है बताएं, किस राशि में बैठा है? 6 नंबर राशि कन्या वर्गो। राशि, कन्या राशि में। कन्या राशि अपनी राशि में है, तो जी, इसका मतलब क्या हुआ, बुध स्ट्रॉन्ग हो गया। स्वराशि। अब उसका लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि लग्न का मालिक स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। तो इसलिए अब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, पूरी तरह से मिथुन राशि के जैसा होगा और बुध के जैसा होगा, ठीक है। वाक्पटु होगा, लज्जाशील होगा, तर्क वितर्क करने वाला होगा, समझदार होगा, है ना। और सारे जो स्वभाव बताए थे मिथुन राशि के और बुध के, व्यापारिक स्वभाव का होगा, है ना, थोड़ा हंसमुख भी होगा, इस तरह का उसका स्वभाव होगा। अच्छा, अब इस व्यक्ति का
क्योंकि इसकी आयु 20 वर्ष है, तो इसे किसके बारे में ज्यादा जानना है? अपने करियर के बारे में। ठीक है, 20 साल के आदमी आपको 90% जो आपसे मिलने के लिए आएंगे वो यही पूछेंगे कि सर मुझे अपनी नौकरी के बारे में जानना है, मेरा नौकरी हो जाएगी क्या, व्यापार हो जाए, सरकारी होगी या प्राइवेट होगी वगैरह वगैरह, या अपनी शादी विवाह के बारे में जानने के लिए आएंगे कि भाई जिससे मैं चाहता हूं उससे मेरा विवाह हो जाएगा क्या, या विवाह के बाद की सिचुएशन कैसी रहेगी। तो पहले किस पे चर्चा करेंगे? इसके करियर पे। करियर के भाव में, दशम भाव में कौन सी राशि है? मीन है। मीन मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। मान लीजिए बृहस्पति बैठा है 11वें भाव में। ठीक है, बृहस्पति 11वें भाव में। 11वें भाव में कौन सी राशि है? अब सीधा सीधा सेंटर। एक और चीज है, किसी की जन्म पत्रिका को पढ़ते हुए आपको सारी चीजें कंधे पे लाद के नहीं चलनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपने लग्न का विचार किया तो ऐसा नहीं है कि लग्न को कंधे पे रख लिया, अब चलते हैं दशम भाव पे, उसे भी ढो रहे हैं। नहीं, लग्न को वहीं छोड़ दीजिए। लग्न का विचार करके लग्न को छोड़ दीजिए, जिस पे जा रहे हैं पूरा फोकस उस पे करिए। क्या करेंगे? दशम भाव में मीन राशि। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। उस व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होगा वो किस ग्रह से संबंधित होगा? मंगल से। नहीं, मीन का स्वामी तो बृहस्पति है ना। नहीं, वो मेष में है ना। मैंने ना, मालिक बताएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठा है, वो कहीं भी बैठ जाए जाकर। वो जहां जाकर के बैठेगा वो ये तय करेगा बस कि उसका जो घर है वो स्ट्रॉन्ग होगा या डाउन जाएगा, उतना तय करेगा। तो बृहस्पति है, तो मीन यदि किसी के दशम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति बृहस्पति से संबंधित वर्किंग जो उसका फील्ड है वो चुनता है। बृहस्पति से संबंधित कार्य क्या है? एजुकेशन है, टीचिंग है ना, ये लिखा पढ़ी का काम है, कंसल्टेंसी है, और क्या हो सकता है? कवि हो सकता है ना, पढ़ाई लिखाई का ही काम है। ज्योतिषी हो सकता है, आचार्य हो सकता है ना, कथावाचक हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कईयों का काम ना वैद हो सकता है। वैद होते ना, मीट का काम भी होता है। किसका? मीट वगैरह होते हैं ना। हाँ, मीट गुरु में ना जो मीट का भी काम करते हैं लोग कुछ ना। ठीक, जिसका दशम राशि होती है ना जी, तो वो से भी संबंधित काम करते हैं लोग काफी। ठीक, तो ऐसा हो सकता है। वैद भी हो सकता है जी, वैद भी हो सकता है, डॉक्टर वैद जैसे। वैद्य होने के लिए आपको शुक्र को भी ठीक करना पड़ेगा। मेडिसिन का कारक शुक्र है ना। तो एक और काम कर सकता है बृहस्पति, सुनार हो सकता है, ज्वेलर हो सकता है, क्योंकि किसका कारक है? स्वर्ण का कारक है ना। और सुनार आप देखिएगा, सुनारों में आपको सूर्य नहीं मिलेगा, बृहस्पति मिलेगा। सुनार आपको कभी रोज झाड़ते हुए दिखे? कभी किसी सुनार के पास आइए बाबूजी, बैठिए बाबूजी, चाय लीजिए, है ना, और आपने उसका 1 घंटा मत्था खाया, उसके बाद आपने कहा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बाबूजी दोबारा आ जाइएगा, है ना, 1 हफ्ते बाद और सामान आ रहा है। ऐसा गुण किसके अंदर होगा? बृहस्पति के। सूर्य तो धमका देगा, है ना। तो बृहस्पति होता है सुनार, ज्वेलर हो गया, है ना, इस तरह का कार्य। तो उस व्यक्ति के अच्छा वर्किंग फील्ड जो है वो हम आपको भेज देंगे, एक ग्रह के कम से कम 10 वर्क फील्ड भेज देंगे, तो उससे आप लोग। और दूसरी बात यह है कि कभी भी आप एक और, वैसे ये ट्रिक्स कल बतानी थी हमें, ठीक है, लेकिन आज बताएगा। कभी भी किसी का वर्क फील्ड बताने से पहले उससे पोटेंशियल वर्क फील्ड पूछ लीजिए। भाई मान लीजिए आप किसी को, कोई पूछ रहा है जी मैं क्या काम कर सकता हूँ या मैं किस फील्ड में जाऊं, आप उससे ये पूछिए भाई वो 5 काम बता जिसमें तू जा सकता है।
जिसमें तेरी रेंज है। अब वो आपको वापस से कहे कि ये तो मैं आपसे पूछने आया, तो उसे आप ये कह सकते हो कि भाई देख, जन्म कुंडली के हिसाब से तो तू तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है ना? क्या तेरे पास उसका लाइसेंस है, एजुकेशन है? मतलब मूल बात क्या है कि कुंडली तो बहुत सारे अवसर दे रही है, लेकिन क्या आप उसके लिए आप उस लायक हुए हैं? मान लीजिए किसी ने आर्ट से पढ़ाई की और आप उसका शनि ठीक ठाक है, आपने कह दिया भाई तुम तो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हो। अब कहाँ से हो जाएगा जब उसके पास डिग्री नहीं है बीटेक की या एमटेक की? तो फलादेश करने से पहले उससे एक नॉर्मल वो ले लीजिए कि तुम क्या क्या कर सकते हो, उसके आसपास की चीजें आप बता दीजिए। आपको एक अंदाजा हो गया कि ये इतना कर सकता है, उसके आसपास की चीजें आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान्य घर का लड़का है, आप उसे कह दो भाई तुम्हारा मंगल ठीक है, तुम ईट का भट्टा लगा लो, 1 करोड़ रुपए लगते हैं, कहाँ से लगाएगा? है ना? व्यवहारिक बात करनी है, आप उसे कह सकते हो कि तुम सेल परचेज में जाओ, ब्रोकर बन जाओ, मकान को बेच लेने के जिसका कमीशन आता है उस पे काम करना शुरू करो। तो वैसी अवस्था के हिसाब से फलादेश करिए, असंभव फलादेश मत करिए। चलिए, तो क्या समझे कि दशम भाव में यदि मीन राशि होगी, स्वामी है बृहस्पति, तो बृहस्पति से संबंधित कार्य कर सकता है। ठीक है। वहीं अगर वो व्यक्ति अपनी एजुकेशन से बारे में पूछने के लिए आए तो 5वें घर में कौन सी राशि है बताएं? तुला राशि। तुला। तुला का स्वामी शुक्र। शुक्र। तुला का स्वामी है शुक्र। तो उस व्यक्ति के जो पढ़ाई होगी, जो पढ़ाई का उसका एजुकेशनल उसका टाइम होगा, उसमें किस ग्रह का प्रभाव रहेगा? शुक्र का प्रभाव रहेगा, है ना? और तुला का जातक कैसा होता है, तुला राशि के अनुसार समझिए कि उसकी पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी। यदि तुला राशि पुरुष राशि है, कैसी है? पुरुष राशि है ना, पुरुष राशि प्रैक्टिकल होगा, तुला पुरुष होनी चाहिए, है ना? बताएं, कंफर्म करें। जी। कैसे? पुरुष राशि, तो पुरुष राशि होने के कारण प्रैक्टिकल होगा। और तुला चर स्त्री स्वभाव में कैसी है? चर राशि है, चर। चर राशि होने के कारण कैसा है? फिर मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं होगा, चलायमान मस्तिष्क का स्वामी होगा, दिमाग चलता रहेगा, है ना? तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई के समय में जो आकर्षण है वो बड़ा प्रभावित करता है, फिल्में प्रभावित करती हैं, कहीं घूमना प्रभावित करता है, जो अपोजिट जेंडर है वो प्रभावित करता है। अच्छा, जिनका वो ऑन है वो म्यूट कर लीजिएगा, बाकी लोग। अपोजिट जेंडर प्रभावित करता है, ऐसे व्यक्ति का अफेयर हो सकते हैं पढ़ाई के दिनों में, जो उसकी पढ़ाई को प्रभावित करे। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को वही विषय पढ़ने में सुगमता होती है, उसे आसानी होती है जो विषय आकर्षक हो। मान लीजिए यही कुंडली अगर किसी 10-12 वर्ष के बच्चे के आए तो आप उसे क्या बताएंगे? इस बच्चे को ऐसा एजुकेशन फील्ड दीजिएगा जो इसका इंटरेस्ट जिनमें। ठीक है। जैसे शुक्र के क्या क्या होते हैं? म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गई, है ना, डिजाइनिंग हो गई। तो ऐसे बच्चे को उस तरह के फील्ड में पढ़ाई करानी चाहिए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो इसका स्वामी शुक्र। अब समझिए इस जातक के 3 ग्रह आपने समझे, लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र और दशमेश बृहस्पति। ठीक है। इन तीनों ग्रहों पर विचार करते हैं, इन तीनों ग्रहों का बल देखते हैं, अब इनका बल कितना होगा। शुक्र का बुध का प्लेस था 4th हाउस में, और बृहस्पति कहाँ था? 11वें भाव में। शुक्र को हम बैठा देते हैं 12वें भाव में, द्वादश में। ठीक है।
इन तीनों ग्रहों पर विचार करते हैं। हमने आपको षडबल बताया था, एक एक पे विचार। सबसे पहला ग्रह का बल होता है वो किस राशि में बैठा है, ठीक है। किस राशि में बैठा है ऐसे क्या समझेंगे? टॉरस में बैठा है, हाँ, वृषभ राशि में बैठा है। शुक्र किसमें है? वृष में है आपने होगा। 12वें घर पे बिठाया ना, हाँ, 12वें अपनी राशि में, वृषभ में होगा। ठीक है। तो क्या समझना चाहिए? ग्रह किस राशि में बैठा है। यदि ग्रह अपनी राशि में है तो ग्रह कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। यदि ग्रह अपने मित्र की राशि में है तो कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। यदि ग्रह अपनी शत्रु की राशि में है तो कैसा फल देगा? विपरीत फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। कैसा अच्छा फल नहीं देगा? मित्र जी, मित्र राशि में है तो उसको थोड़ा मित्र का बल भी मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो जो उसको काम करने का क्षमता 10% थी वो 20 हो जाएगी। 20 हो जाएगी। हाँ, 20 हो जाएगी, कंफर्ट मिल जाएगा, है ना। तो उच्च का होगा तो और अच्छा रहेगा, और ज्यादा अच्छा। नीच का होगा तो और डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो राशि से हम क्या देखेंगे? ऐसे हाँ जी, मान लो नीच का हुआ, शत्रु में हुआ, डिग्री कम हुई तो डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप उसका एक क्राइटेरिया बना लीजिए, अपनी राशि को रख दीजिए मिडल में, उसकी अपनी राशि मध्य है। उसके बाद मित्र और पॉजिटिव करेगा, है ना। उसके बाद उच्च और पॉजिटिव कर देगा। नीचे आएंगे तो शत्रु नेगेटिव करेगा और नीच राशि में और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझे? इसका लग्नेश भी अपनी राशि में है, पंचमेश भी अपनी राशि में है और बृहस्पति भी अपने मित्र की राशि में है। मेष किसकी राशि है? मंगल की राशि है। तो इसके कारण क्या है? वो अपने मित्र की राशि में चला गया। तो तीनों ग्रह कैसा फल देंगे? पॉजिटिव फल। अच्छा फल देगा। और इन तीनों ग्रहों में जो सबसे अच्छा ग्रह अभी तक का है वो क्या है? बृहस्पति, है ना, क्योंकि वो और ज्यादा पॉजिटिव देंगे। इसके बाद और ये जो हम बता रहे हैं ना, फॉर्मूला की तरह समझेंगे आप लोग, सब पे अप्लाई करना है सारी कुंडली पे। दूसरी चीज क्या देखनी है? किस भाव में है, किस हाउस में है। तो ग्रह ग्रह की बात करनी। और यहाँ पे एक चीज जरूर विचार करना, ग्रह जहां बैठा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। ग्रह जहां बैठा है उसकी बात नहीं कर रहे, ग्रह जहां का स्वामी है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो ग्रह जहां पर बैठा है वो भाव कैसा है? तो सबसे पहले देखते हैं लग्नेश को। लग्नेश जहां बैठा है उस भाव की संज्ञा क्या है? केंद्र है, त्रिकोण है, त्रिकोण है, क्या है? केंद्र 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 है। केंद्र को शुभ मानते हैं, है ना, केंद्र को शुभ मानते हैं। तो केंद्र में अगर बुध बैठता है जाकर के तो और पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कि लग्नेश कोई भी हो उसे 0 डिग्री पर रखिए, मतलब उसकी ताकत 0 रखिए, सामान्य 0 मतलब सामान्य। तो उसमें कुछ चीज प्लस हो जाए तो +10 कर दीजिए, कुछ चीज माइनस हो जाए तो -10 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या समझे? वो केंद्र में है तो केंद्र में होकर वो शुभ हो गया, तो 10 की जगह 20 हो गया। ऐसे ही त्रिकोण मतलब वो जो शुक्र है पंचम भाव का स्वामी, वो भी कहाँ बैठा है? केंद्र में, शुभ हो गया। लेकिन तीसरा जो भाव है बृहस्पति मतलब मीन का स्वामी, वो कहाँ बैठा है? त्रिषणाय स्थान में। और त्रिषणाय में बैठ करके जो शुभ ग्रह है वो कमजोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर क्या घट जाएगा? 10% माइनस हो गया। अब वो वापस कहाँ आ गया? सामान्य पे आ गया। जो 10% बढ़ाता है वो 10% घट गया, ठीक है। इसके बाद क्या विचार करेंगे? इसके बाद हम थर्ड जाते हैं, किस भाव का स्वामी है। अभी हमने 2 विषय पढ़े, एक किस राशि में है, दूसरा किस भाव में है, और तीसरा
किस भाव का स्वामी है? तो प्रथम बुध जो है वो किस भाव का स्वामी है? लग्न का स्वामी है। लग्नेश क्या होता है? शुभ होता है। तो इस कारण से लग्नेश क्या कहलाएगा? शुभ कहलाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 30 हो गया इसका। इसी तरह शुक्र क्या है? किस भाव का स्वामी है? किस भाव का स्वामी है? इसकी संज्ञा क्या है पंचम की? बताएं। 12वें घर, हाँ 12वें का है और पंचम का। पंचम का स्वामी है। तो एक शुभ स्थान का स्वामी है, एक अशुभ स्थान का स्वामी है। क्या हो गया? ये सामान्य हो गया, ना इसका प्लस हुआ ना इसका माइनस हुआ। ठीक है, तो आप समझिए इसका 20 रह गया। अब बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति दशम भाव का स्वामी है और किस भाव का स्वामी है? सप्तम का। सप्तम का, दोनों 10 का। ठीक है, तो उस पर क्या हो गया? उस पर 10 प्लस हो गया, है ना। तो बृहस्पति वहां पे फिर पॉजिटिव हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे, अभी हम सामान्य तरीके से बता रहे हैं, इन सभी चीजों का अलग अलग फल होता है। स्थान बल का अलग फल मिलेगा, भाव बल का अलग फल मिलेगा, लेकिन ओवरऑल या तो उसे ताकतवर करेंगे या कमजोर करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है अभी के लिए कि वो ताकतवर होता है कमजोर होता है। इससे इसके बाद आता है कि वो इसके साथ बैठा है, युति है, ग्रह युति। ग्रह युति का अर्थ होता है किस ग्रह के साथ बैठा है। तो मान लीजिए अब हम इसमें 2 ग्रह और बैठा देते हैं इस कुंडली में। बुध के साथ हम बैठा देते हैं राहु को, ठीक है, बुध के साथ बैठा देते हैं राहु को, और बृहस्पति के साथ हम बैठा देते हैं चंद्रमा को, दोनों बैठ कर। तो सबसे पहले बुध को देखते हैं। बुध के साथ यदि राहु बैठेगा तो उस युति में राहु उसे पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा? पॉजिटिव करना चाहिए इसे। कारण इंटेलिजेंट होगा वो ना सर, क्या होगा? इंटेलिजेंट होएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? जैसे कहते हैं दोनों मिश्रित फल देगा। हाँ, चलिए फलादेश को भी जाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि राहु पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है? पाप ग्रह। पाप ग्रह है। तो पाप ग्रह यदि बैठेगा किसी शुभ ग्रह के साथ तो वो क्या करेगा? उसे क्या देगा? राहु के पास क्या है? तो पाप ही देगा उनके, जो उसके पास है वही देगा। ठीक है, अब उसका वो, मान लीजिए किसी ने आपको ला करके वेपन दे दिया, एक बंदूक दे दी, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे कैसे चलाते हैं, लेकिन बंदूक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, ये समझिए। बुध उसका इस्तेमाल कैसे कर लेगा ये बाद की बात है ना, लेकिन राहु बैठ करके उसे पॉजिटिव नहीं करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा, तो वहां पे माइनस जाएगा। इसी तरह शुक्र अकेला है, शुक्र के साथ कोई युति नहीं है, तो सामान्य हो गया। बृहस्पति के साथ बैठा चंद्रमा, क्या है उसका? मित्र है कि शत्रु है? यहाँ ये भी देखेंगे कि मित्र है कि शत्रु है। मित्र है। मित्र है, मतलब युति के समय में ये भी देख लेंगे कि उसका मित्र है, सम है कि शत्रु। ठीक है, मित्र है। बृहस्पति का मित्र हो गया, तो मित्र क्या करेगा? उसे और ताकत देगा, है ना, तो वहां प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? युति के बाद दृष्टि। उस ग्रह पर दृष्टि किसकी है? ठीक है, अब समझते हैं दृष्टियां कैसे काम करेंगी। सबसे पहले बुध को देखें, बुध कहाँ देख रहा है? दसम भाव में। तो ऐसे ही देखते हैं, ये देखते हैं बुध पे किसकी दृष्टि है? बुध पे किसकी दृष्टि पड़ रही है? केतु की भी पड़ रही है, केतु की। केतु को भी नहीं करते हैं, मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो पक्की बात है कि केतु वहां जाएगा, लेकिन अभी जितने ग्रह बैठे हैं उनके हिसाब से बुध पे किसकी दृष्टि पड़ रही है? किसी की भी नहीं पड़ रही, किसी की नहीं पड़ रही। गुरु की बढ़ती है 7वीं दृष्टि।
जी गुरु की 7वीं दृष्टि आएगी। नहीं, गुरु की 7वीं दृष्टि तो पंचम पे पड़ेगी ना। द्वादश से एक बार दोबारा गिनिए, क्रॉस जाएगा ना बिल्कुल। ठीक ठीक। दशम भाव में बैठ करके चतुर्थ को देखता है 7वीं दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि दशम में कोई है नहीं, तो क्या होगा, बुध पे किसी की दृष्टि हुई, सामान्य हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि शुक्र पर किसकी दृष्टि है। राहु की शुक्र पर किसकी दृष्टि है? राहु की दृष्टि है हाँ, शुक्र पर। राहु की कौन सी दृष्टि पड़ेगी यहाँ? राहु की कौन सी दृष्टि? नवम दृष्टि। राहु कहाँ पर बैठा है? बुध के साथ है ना। नवम दृष्टि पड़ेगी, नवम। कैसे, गिनो एक बार। 1 2 3 4 5 7 8 9 बैठता है, 9 बैठता है, 9 दृष्टि पड़ेगी सर, राहु की शुक्र पर नवम दृष्टि, राहु की शुक्र पे 9th दृष्टि 9th पड़ेगी। दृष्टि। तो राहु यदि शुक्र को देखेगा तो क्या प्रभाव देगा? पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? पॉजिटिव। कैसे? नहीं, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव देगा क्योंकि वो शुभ ग्रह है, ये पाप ग्रह है ना। तो राहु दोनों पाप ग्रह है सर, दोनों पाप ग्रह। क्या बोल रहे हैं? किस फल देगा वो शुक्र को राहु? शुक्र को देखेगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा बोले। सर मिश्रित फल देगा, क्योंकि राहु शुक्र को देख रहा है ना, मिश्रित फल मिलेंगे, खराब मिलेंगे। आप किस आधार पर बोल रहे हैं ये बताएं पहले। एक बार हमें ये बताएं कि आप मतलब किस आधार पर बोल रहे हैं। हाँ जी। ऑन है ये, अच्छा हाँ जी। जी मैं कह रही हूँ कि राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो मिश्रित फल देगा, और उसकी एजुकेशन उसके अभी फॉरेन फलादेश पे नहीं जाना है, फलादेश नहीं जाना। अभी आप ये समझ रहे हैं कि षडबल काम कैसे करते हैं, सिर्फ टेक्निक समझ रहे हैं। क्योंकि उस समय पे जब आप देखोगे ना, हमारा उद्देश्य क्या है अभी बताने, हमारा उद्देश्य है कि जब आप देखोगे ना वहां, उस टाइम पे आपको कैलकुलेशन ना करना पड़ेगा। उस टाइम पे आप तुरंत आपके दिमाग में फिट हो, देखेगा अच्छा करेगा, देखेगा खराब करेगा, ठीक है, बैठेगा अच्छा करेगा, बैठेगा खराब करेगा, सिंपल। उसके बाद जब हम उसे रिहर्स करेंगे ना, रिहर्सल करेंगे, तब हम उसकी टेक्निकल टर्म में जाएंगे कि राहु यदि शुक्र को देखता है तो क्या अच्छा देता है, क्या खराब देता है। खराब तो देगा ही देगा। क्या कहा था, क्योंकि पाप ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, शुभ ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, स्वभाव कोई नहीं छोड़ता था। आप उसे इलेबोरेट कर सकते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा है ना। हम अगर कोई वाहन चाहते हैं या कोई चीज चाहते हैं, हम ले आते हैं, हम चिंता नहीं करते जेब में कितना है, राहु करा रहा है, लेकिन ये अच्छी चीज थोड़ी है ना। लेकिन आपके लिए अच्छी है, आप इससे संसाधन बना रहे हैं अपने, आप चला पा रहे हैं, लेकिन वो पाप प्रभाव है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पाप ग्रह जब शुभ ग्रह को देखेगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, है ना। उस पर हम जाएंगे आगे टेक्निकल टर्म पे कि वो क्या अच्छा बुरा देगा। तो शुक्र को क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव करेगा? नेगेटिव करेगा। आप बताइए बृहस्पति को कौन देख रहा है? नेगेटिव करेगा ना जी, मतलब इस तकनीक के हिसाब से जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें नेगेटिव आप ऐड करेंगे, है ना। उसके बाद बताइए कि बृहस्पति को कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है ना। तो बृहस्पति अकेला है, तो बृहस्पति अकेला होने के मतलब चंद्रमा उसके साथ में, लेकिन उसे देख कोई नहीं रहा है, तो उसका प्रभाव जो है सामान्य है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रभाव जो होता है, 5 प्रकार के ग्रह बल बताए हमने आपको, 5 तरह के ग्रह बल। छठा ग्रह बल होता है षडवर्ग, नवमांश, होरा, ग्रेसकांड, ठीक है, जो अलग अलग कुंडलियां बनती है उनसे उस स्थान का बल देखा जाता है, ठीक है। जैसे कोई कुंडली आपके धन के बारे में अच्छा बताती है, कोई कुंडली आपके संतान के बारे में अच्छा बताएगी, कोई कुंडली आपके भाग्य के बारे में अच्छा बताएगी। तो विशेष रूप से उस पर्टिकुलर फील्ड को देखने के लिए हम लोग षडवर्ग में जाते हैं। षडवर्ग में भी जिसे अमृत कहा गया है जीवन का, वो है नवमांश, ठीक है। तो नवमांश को अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं, लेकिन विशेष 2 मत हैं। एक मत कहता है कि 50% जो फल है आपकी जीवन का वो नवमांश होता था, ठीक है। एक कहता है कि राशि राशि जो फल देती है ना, मान लीजिए 10th भाव में बैठ करके मीन राशि जो फल आपका बता रही है, उस फल को काट करके उसमें वृद्धि या हानि करने का सामर्थ्य रखता है नवमांश, ठीक है। क्योंकि नवमांश मूलतः आपका क्या, भाग्य, नवमांश आपका भाग्य, ठीक है। तो इसलिए उसका अध्ययन जब करेंगे हम षडवर्ग का, तो सुनिए षडवर्ग अभी 5 अध्ययन करना है। एक और बात, ये 5 मौलिक है। इसके बाद अष्टक वर्ग भी बताता है, गोचर कुंडली भी बताती है ना, गोचर कुंडली भी बताएगी आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो बाकी सारी चीजें भी आपको, जैसे कुछ लोग कहते हैं जी जन्म कुंडली तो एक बार बन गई, अब मान लीजिए हमने अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं हम, तो उस अवस्था पे भी तो कुछ पता चलना चाहिए ना कि क्या चेंज हुआ है। तो वो चेंज कौन बताएगा, गोचर बताएगा आपका, है ना, या प्रश्न कुंडली बताती है, या फिर आपका वर्ष फल बताएगा। तो उस डिटेल में फिर समझेंगे, जब हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो मूलतः हम ये समझे कि ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षेत्र को जानने के लिए पहले ये देखिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड को कौन सा भाव बताता है, ठीक है। किसी के एजुकेशन के बारे में पता करना है तो पंचम भाव का अध्ययन करिए, किसी के घर की स्थिति देखनी है, भौतिक स्थिति घर की देखनी है तो चतुर्थ भाव का अध्ययन करिए, किसी की एनर्जी देखनी है, भाई बहन देखने हैं, ठीक है, और वो कितनी मेहनत कर सकता है किसी काम को लेकर के, तृतीय भाव देखिए। उस व्यक्ति के जीवन में कितने संकट आएंगे, कितने रोग आएंगे, कितने उस पर एलिगेशन लग सकते हैं, छठा भाव देखिए। उस व्यक्ति की गृहस्थ लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सातवां भाव देखिए। उस व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं, आकस्मिक लाभ, आकस्मिक हानियां कैसी होंगी, आठवां भाव देखिए। उस व्यक्ति का मान सम्मान यश भाग्य कैसा रहेगा, लाइफ में उसे रिकॉग्निशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, लोगों के बीच में लोकप्रिय होगा या नहीं होगा, नवम भाव देखिए। आध्यात्मिक कितना होगा, धार्मिक कितना होगा, नवम भाव देखिए। दशम भाव से आप उसके जीवन में उसकी पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, तो सब देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अलग अलग भावों में जिस भी व्यक्ति की कुंडली आपको देखनी है उस पर्टिकुलर, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, ऐसा नहीं कि अगर आपको उस सवाल का पता चल गया, किसी ने आकर के पूछ लिया आपसे कि जी मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में जानना, तो आपने कुंडली खोली और सीधा पंचम भाव, नहीं, लग्न और चंद्र कुंडली देखे बिना आपको उसकी पोटेंशियल ही नहीं पता चलेगी। मान लो वो सुबह से लेकर के शाम तक नशा करता है, या वो व्यक्ति जो है पढ़ाई को लेकर के, मतलब उसका लग्न इस तरह का है कि वो पढ़ाई को लेकर के आपको नहीं लगेगी, तो उसका पंचम भाव कितना भी अच्छा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उस पर हावी हो जाएगी, है ना। आमतौर पर आप देखते हो कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो ये आप उसका पंचम भाव देखेंगे, आप कहेंगे भाई तू तो पढ़ने में बहुत होशियार है, तू तो बहुत आगे जाएगा, कैसे जाएगा,
यदि उसका लग्नेश अच्छा नहीं है, यदि उसका मन अच्छा नहीं है, उसकी आत्मा अच्छी नहीं है, उसकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, कैसे जाएगा आगे? तो लग्न और चंद्र कुंडली देखने के बाद आप पर्टिकुलर भाव को पकड़िए, उस भाव को केंद्र में रख लीजिए। केंद्र का मतलब मन, अपने केंद्र में रख लीजिए। उस भाव पे 6 चीजें देखनी है, अभी के लिए 5 चीजें देखनी है। क्या? उसका जो स्वामी है किस राशि में है, किस भाव में है, किसके साथ बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, दोनों चीजें देखते हैं। उस भाव पे किसकी दृष्टि है ये भी देखते हैं, और उसके स्वामी पर किसकी दृष्टि है ये भी देखते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजों से या तो बली करेगी या निर्बल करेगी। अभी के लिए आप इतना प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि कोई सवाल पूछे कि मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी, तो पहला प्रेडिक्शन आपका होना चाहिए अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी या बुरी रहेगी। सेकेंडरी आप फिर जाएंगे किस फील्ड में पढ़ेंगे, है ना, किस फील्ड का अध्ययन करना चाहिए, वो नेक्स्ट है। पहला जो लेवल होना चाहिए आपका, बहुत अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी, बुरी रहेगी और बुरी रहेगी। हर भाव से हर सवाल का एक जवाब पहला आपके पास होना चाहिए, अच्छा होगा, सामान्य होगा या बुरा। इतने तक आप अगर किसी जातक के स्वास्थ्य के बारे में भी देखना है तो लगन तो फिर भी देखा जाएगा। बिल्कुल देखा जाएगा, लेकिन लग्न क्या बताएगा? ओवरऑल स्वास्थ्य। आप अपने जीवन में सामान्यतया बीमार ही रहेंगे या सामान्य रहेंगे या बहुत स्वस्थ रहेंगे, लग्न बताएगा। ठीक है, पर्टिकुलर किस अंग आपके हेल्थ में कौन सा एक ऐसा अंग होगा या 2 अंग होंगे जिसको लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो क्या बताएगा? वो ग्रह जो पीड़ित होगा और वो राशि जो पीड़ित होगी। ग्रह और राशियां पीड़ित कैसे होती हैं अभी हमने समझा। मान लीजिए किसी के चतुर्थ स्थान में कर्क राशि हो, उसका स्वामी अष्टम में चला जाए चंद्रमा, उसके साथ राहु बैठ जाए, केतु की दृष्टि है, ठीक है, क्या हो गया? चंद्रमा पीड़ित हो गया। ऐसे व्यक्ति को 2 चीजों से संबंधित दोष रहेंगे, एक कर्क राशि से संबंधित दोष रहेंगे। ठीक है, कर्क राशि से एक और चीज होती है आजकल बड़ी, उसमें है कैंसर, है ना, उसे हिंदी में कर्क रोग भी कहते हैं। ट्यूमर का ध्यान रखिए, कैंसर का ध्यान रखिए। दूसरा, उसके जो मानसिक तनाव है उसके जीवन में वो बताया। जल उसके जीवन में जो है अस्थिर रहेगा, कफ से संबंधित रोग होते रहेंगे, और क्योंकि राहु साथ में बैठ गया मानसिक तनाव रहेगा, व्याकुल रहेगा केतु की दृष्टि होने की वजह से। अष्टम भाव में जाकर के पीड़ित हुआ है ना, तो अष्टम भाव से क्या और चीज मिले? आकस्मिक दुर्घटनाएं होंगी जीवन में। तो क्या करना है? कोरिलेट कर लेना है। हमें क्या कोरिलेट करेंगे? अभी भले इतना बताएं, सभी लोग हैंड रेज करके बताएं कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि हम किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रश्न का जवाब देने में अच्छा है, सामान्य है या बुरा है, इतना जवाब देने में सक्षम हो चुके हैं। सभी लोग वो हाथ वाला जो साइन है उतने लोग करेंगे जिन्हें समझ में आए, और जिन्हें समझ में नहीं आया वो सवाल करेंगे। जिन्हें समझ में आ गया वो हैंड रेज करें, और जिन्हें समझ में नहीं आया वो प्रश्न करें, क्या समझ में नहीं आया है वो सवाल करें। ठीक, चलिए सबको समझ में आ गया। शीशपाल भाई जी आपको नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, नेटवर्क का भी काफी इशू शायद हो सकता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं, बाकी कल के लिए भूमिका बना देते हैं। उसके लिए आपको प्रश्नोत्तर के लिए खोल देंगे 2 मिनट के बाद, 2 मिनट की चर्चा और करते हैं। कल हम 2-3 चीजों पर चर्चा करेंगे। एक, दशाओं पे चर्चा करेंगे। जो आकांक्षा जी का आज का प्रश्न था कि वो फलित कब होगा,
तो एक भूमिका के तौर पे बता देते हैं। ग्रह यदि आपका इसी के अनुसार बता देते कि यदि आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी बृहस्पति है, ठीक है, और बृहस्पति मीन का स्वामी है, तो व्यक्ति के जीवन में जो कार्य क्षेत्र को लेकर के सफलताएं मिलेंगी या जो दशम भाव से संबंधित जो अच्छे फल मिलेंगे वो कब मिलेंगे? जब या तो बृहस्पति की महादशा होगी या बृहस्पति की अंतरदशा होगी। अब मान लीजिए बृहस्पति की अंतरदशा महादशा तो लंबे समय में आ रही है, दूर आ रही है, तो क्या इसके बीच में कुछ नहीं होगा? इसके बीच में जो फल मिलेंगे डिपेंड करता है कि वो बृहस्पति के मित्र हैं या शत्रु हैं। जब जब बृहस्पति के मित्रों की महादशा आएगी, जब जब उससे संबंध रखने वाले ग्रहों की महादशा आएगी जो उससे अच्छा संबंध रख रहे हैं, ठीक है, तो तब तक उस व्यक्ति को उन ग्रहों की प्रकृति के अनुसार फल मिलेगा। कौन सा ग्रह किस ग्रह को देख करके साथ बैठ के उसके फल में क्या हानि करता है, क्या वृद्धि करता है, कल समझेंगे। अभी तो हम ये समझे कि हानि करता है या वृद्धि करता है, कल हम ये समझेंगे क्या हानि करता है और क्या वृद्धि करता है, ठीक है। दूसरी चीज ये समझेंगे कि कौन से वो संबंधित ग्रह होते हैं जिनकी महादशाएं सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, ठीक है। किस कुंडली वाले, जैसे सिंह लग्न के व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट जो महादशाएं देती हैं वो है राहु और शनि। क्यों? प्रबल शत्रु है दोनों। अगर कष्ट मिलेगा तो राहु की दशा में मिलेगा या शनि की दशा में मिलेगा। क्या कष्ट मिलेगा? राहु की दशा में मानसिक तनाव रहेगा, संघर्ष रहेगा। शनि की दशा में स्वास्थ्य दिक्कतें रहेंगी, स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी दिक्कतें रहेंगी। बेसिक जरूरतों को पूरे करने के लिए बड़ा परिश्रम करवाएगा, है ना। तो ये दो चीजें करेगा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में जो राशि जो ग्रह बलवान होता है, एक और शायद आप लोगों को अपना सवाल याद हो या ना हो, मुझे याद है हमने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जो सबसे बलिष्ठ ग्रह होता है, सबसे ताकतवर ग्रह उसकी कुंडली में। जिस व्यक्ति ने उस ग्रह को ढूंढ लिया, जान लिया और उसे पकड़ लिया, वो ग्रह अकेला ग्रह, उसे बाकी की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसे पार लगा देता। लेकिन उस ग्रह को जानना जरूरी है, उसे बोलते हैं आत्मकारक, आत्मकारक ग्रह, ठीक है। वो ग्रह भी हम कल जानेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इतना समझ चुके कि कौन सा ग्रह कैसे बलवान होता है। तो जो सबसे बलवान ग्रह होगा वो आत्मकारक होगा, है ना। तो ये जानेंगे कल कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होता है। आज आप ये जरूर करें, आज ये आपका योग होगा। आज आप एक कुंडली ले लें, चाहे अपनी ले लें, चाहे किसी मित्र की ले लें, चाहे किसी तो ऐसे व्यक्ति की जरूर लें जिसे आप जानते हैं, और उसके 12 के 12 भावों में आप ये जो 5 तरह के बल हैं उन्हें चेक करके बस ये देखना है कि उसके प्रत्येक भाव की स्थिति कैसी है, क्या उसके जीवन से मैच करती है या नहीं करती। और चेक करने के लिए आप ये भी देख सकते हो उसकी दशा, क्योंकि हमने आपको सबको बताया था कि कुंडली एस्ट्रोसेज नाम का सॉफ्टवेयर है, उसमें डिटेल डालो, उसमें कुंडली बन जाएगी। लग्न कुंडली ही आपको देखनी है, उसके नीचे दशा का ऑप्शन है, दशा क्लिक करें और उसके महादशाएं देख लो, ज्यादा देखिए अंतरदशाओं में मत जाना, कब से कब तक किस ग्रह की महादशा थी और उस समय में उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा उस टाइम पे। आज आप ये करेंगे, 5 बल चेक करेंगे, कुंडली बना करके चेक करेंगे कि क्या हम लोग कितने एक्यूरेट जा रहे हैं, कितना समझ पाए। अब आपके प्रश्न उत्तर दे सकते हैं, जो भी सवाल आपके मन में है पूछिए, क्योंकि कल लास्ट डे है, आज आपके पास मौका। अच्छा जी देखिए, एक कुंडली है जी, उस कुंडली में उस व्यक्ति को विदेश यात्रा का योग जानना था, और वृक्ष लगन की कुंडली है, सूर्य इसके 12वें घर में है, उच्च का है। नहीं, किस लग्न की है? वृक्ष लगन, वृष लग्न की, ठीक है। और 12वें घर में उसके सूर्य है मेष राशि का, उच्च का। ठीक है।
तो अगर विदेश यात्रा का योग देखना है तो वहां से देखेंगे। वृष लग्न की शुक्र कुंडली में राहु कहाँ है? राहु द्वितीय घर में, दूसरे भाव में। करेगा, विदेश यात्रा करेगा पक्का, काम को लेकर के करेगा, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के करेगा। कब करेगा? उसकी जॉब लगनी थी, जी, तो वो पानी के जो जहाज वाली जॉब होती है मर्चेंट नेवी, बिल्कुल। उसमें लगी थी। हाँ, लेकिन वो क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां पे कुछ उसका प्रॉब्लम हो रही थी भोजन की, क्योंकि वो मांसाहारी भोजन की तरफ जा रहा था, वहां का कि वो वहां जाना नहीं चाहता था। हाँ, उसने उसने छोड़ दी, ड्रॉप कर दी कि दोबारा अप्लाई करूंगा। तो क्या दोबारा वो उसको मर्चेंट नेवी हो सकता है 1% ना हो, ठीक है। बस ये देखिएगा इसके जीवन में चंद्रमा की स्थिति और शुक्र की स्थिति कैसी है। अच्छी होगी तो जल से संबंधित व्यापार, शुक्र उच्च का है। शुक्र उच्च का है तो संभावना बन सकती है कि पानी के कार्य से संबंधित जाए। विदेश यात्रा जरूर करेगा, अपने काम के सिलसिले में करेगा। दशा देख करके आप ये बता दीजिएगा, जब भी इसके जीवन में राहु की महादशा आएगी, है ना, चल रही है फिलहाल वर्तमान में, अभी वर्तमान में चल रही है, और उसमें अंतरदशा होनी चाहिए इसकी इस समय शुक्र 22 में थी, शुक्र की चल रही है। कब तक है? राहु के साथ ये 26 तक है। इसी बीच में हो जाएगा, इसी बीच में हो जाएगा, है ना। और मंगल आ जाएगा बीच में तो हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव का 12वां भाव यात्रा है, और क्योंकि वहां पे कार्य के संबंधित यात्रा है तो सूर्य भी है हमारे साथ में। हाँ, अगर जैसे मेष राशि में सूर्य है जी, और मंगल की ये व्यक्ति पूजा करे, कुछ दान करे, तो हो सकता है योग और थोड़ा जल्दी बन जाए, मंगल ना आने की वजह से। इसे नहीं, इसे राहु के उपाय करें, राहु के, राहु के उपाय। ठीक है। अगला प्रश्न, किन्हीं को और कुछ जानना हो? सर जैसे आपने बताया था कि किसी का अष्टम घर में चंद्रमा भी चला गया और राहु भी चला गया, जी, अभी आपका था ना, तो उसकी स्थिति हमेशा के लिए पूरे जीवन भर के लिए ऐसे ही रहेगी? नहीं, राहु की दशा में, केतु की दशा में, इन दोनों दशाओं में विशेष होगा। चंद्रमा की दशा में भी हो सकता है, चंद्रमा पीड़ित हो, संबंधित दशाओं में। लेकिन हाँ, बेसिक नेचर जो होगा वो थोड़ा बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होगी, इंट्रोवर्ट टाइप। और इसके लिए ना, यदि ऐसी कोई स्थिति होती है किसी के जीवन में, उसके लिए रेमेडी करनी चाहिए। कल हम लोग रेमेडी पे भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा ना। अगर किसी के जीवन में किसी ग्रह से संबंधित, किसी भाव से संबंधित दिक्कतें आ रही हो तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। जैसे कि एक मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, चतुर्थ भाव में यदि किसी व्यक्ति को 9 के 9 ग्रहों से संबंधित कोई दिक्कतें बनती हूँ तो उसे देवी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। समझ रहे हैं? वो देवी के स्वरूप बता देंगे कौन कौन से। जैसे मंगल से संबंधित बने, कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, पितृ देवताओं की पूजा करनी चाहिए, है ना। बुध से संबंधित बने तो भगवती सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देवी की पूजा, क्यों? क्योंकि चतुर्थ स्थान माता है, चतुर्थ स्थान माँ है, तो इसलिए वहां अगर कोई दिक्कत होती है तो भगवती की पूजा। शनि होगा तो किसकी पूजा करेंगे? जी, शनि होगा तो किसकी करेंगे? कल बताएं, कल पूरी लिस्ट बता देंगे, है ना। दूसरे भाव में दिक्कतें बन रही हो तो क्या करें, तीसरे भाव में बन रही हो तो क्या करें। और एक और बात, जो चीजें हम बताएंगे रेमेडी, सिर्फ 15 दिन में रिजल्ट। जिस भी व्यक्ति को आप बताएंगे, यदि आप सही पकड़ते हैं, समस्या को सही पकड़ना मूल विषय है। अगर आप उसे वो उपाय बताते, 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपको फीडबैक देगा कि हाँ, मुझे पहले से काफी आराम है ना, मैं पहले से ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो वो ये कुछ रेमेडी बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि जिसमें आपको बहुत दिमाग में लगाना पड़े कुंडली को देखते हुए, और आप पहली दृष्टि में बहुत सारी चीजों को समझ लेंगे, बहुत सारी चीजों डिकोड करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। और कोई यदि
कुछ पूछना चाहते हैं तो अंतिम प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए कक्षा को हम समाप्त करते हैं। हाँ पंडित जी, इसके बाद राहु बेटी की कुंडली देखेंगे ना? हाँ देखिए देखिए राहु के क्या उपाय करने चाहिए राहु को अच्छा करने के लिए? राहु के उपाय एक दो उपाय मैं बता देता हूँ, बाकी लिस्ट भेज दूंगा। एक उपाय राहु का है कि आप जो जो बिल्कुल एकदम सेवा कार्य करते हो ना, सेवा कार्य का मतलब है कि बहुत एकदम ग्राउंड लेवल पे जो सेवा करते हो, झाड़ू लगाते हो, कूड़ा उठाते हो, उस तरह का जो लेबर वर्कर है उसको आप सहायता करिए, उसको आप दान करिए। झाड़ू दान कर सकते हैं, झाड़ू मंदिर में? हाँ नहीं झाड़ू नहीं, जैसे जमादार होते हैं उन्हें दान करिए। उन्हें कुछ भी दे दे, उन्हें जैसे कैंपा कोला दे दे, बिस्किट कपड़े, दे दे। फल, मिठाई, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, सहायता करिए। एक चीज, दूसरा तुला दान कराइए, और वो तुला दान भी उन्हें ही जाना चाहिए, ठीक है, ये करिए। तीसरी चीज है कि गोमेद पहनिए, गोमेद धारण करा सकते हैं। चतुर्थ चीज है, पर सर पंडित जी कुछ ये कहते हैं कि नेगेटिव प्लैनेट को नहीं डालना चाहिए। अगर आपकी राहु की दशा है या केतु की दशा है, अगर नेगेटिव प्लैनेट की आप गोमेद या कैटसाई डालते हैं तो आपको नेगेटिव इफेक्ट होंगे। गलत जानकारी है। कोई ग्रह नीच राशि में हो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, बस उसके अलावा सबका पहन सकते हैं। मेरे पास मेरी राहु की दशा चल रही है, बुध में बैठा हुआ है मेरा राहु, आप तो मेरे पास गोमेद था। देखिए आपको काफी रिलेशन है। फिर मुझे किसी ने बोला उतार दिया, फिर मैंने। किसी के बोलने पे जाना ही नहीं है, ग्रंथ बोलेगा तो मानिए, है ना। नीच राशि का नग नहीं पहनना, जो नीच राशि में ग्रह होगा। जी कौन से किस चीज का नग नहीं पहनना, किस राशि में हो? नीच राशि में। नीच राशि का रत्न नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत नुकसान करता है ना, प्रभाव नहीं दे पाता, प्रभावी नहीं होता है, मतलब आपके जीवन में कोई और नीच को थोड़ा प्रबल बनाना तो दान कर सकते हैं दान उसके। जप करिए। एक और जप और दान। जप से ऊपर कोई उपाय नहीं है, जप से बड़ा उपाय कोई नहीं है। जप सर्वश्रेष्ठ है रेमेडी में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्तोत्र पाठ। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह से संबंधित दोष हो, नवग्रह स्तोत्र में से उस ग्रह का एक श्लोक उसे दे दीजिए। जैसे राहु का है तो पलाश पुष्प शंकाशम, है ना, या सूर्य का तो जपा कुसुम शंकाशम काश्यप महादित्य, उस स्तोत्र का पाठ कराइए। पंडित जी, आप इनकी वो जो आप हमें कल रेमेडीज बताओगे उसकी पीडीएफ मिलेगी? सब पीडीएफ लेंगे, टोटल पीडीएफ लेंगे, है ना? तो जप कराइए, स्तोत्र पाठ कराइए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है रत्न, चौथे नंबर पे आता है दान, पांचवें नंबर पे आता है प्रयोग। प्रयोग का सबसे कम प्रभाव होता है। ये काट के यहाँ रख दीजिए, वो वहां रख दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, वो सारी वो भी प्रभावी होता है, लेकिन उसकी जो स्टेज है वो 5th स्टेज है ना। तो रेमेडी ऐसे काम करती है। और इससे भी बड़ी रेमेडी होती है, उपाय होता है जो कि बहुत प्रभावशाली होता है। जिस ग्रह से संबंधित दोष है उसके अधिदेवता का उपचार कराया जाए। जैसे राहु का दोष है किसी के जीवन में, तो राहु दुर्गा जी का भक्त है, राहु को दुर्गा भक्त कहा गया। तो राहु किसी के जीवन में अशुभ प्रभाव डाला हो तो दुर्गा पूजा कराएंगे। किसी के जीवन में शनि गलत प्रभाव डालता हो तो शिव पूजा कराएंगे। किसी के जीवन में बुध का गलत प्रभाव हो तो गणपति पूजा कराएंगे। बृहस्पति अशुभ हो जाए तो नारायण की पूजा कराइए। सूर्य अशुभ हो जाए तो भी नारायण की पूजा कराइए, ठीक है। या सूर्य तो राजा है, सूर्य की अपनी पूजा में भी इतना बल है। या चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ऐसे में शिव पूजा कराइए या भगवती पार्वती की पूजा कराइए। मंगल हो जाए हनुमान जी की पूजा कराइए। शुक्र हो जाए देवी की पूजा कराइए, ठीक है। तो ये जो पूजा आप बता रहे हैं, ये योग्य पंडित से करवानी चाहिए कि खुद कर सकते हैं? दोनों स्थितियों में कर सकते हैं। देखिए पूजा में क्या होता है, जैसे हम कहें
कि ऑपरेशन कराना है, व्यक्ति खुद ऑपरेशन जानता हो, उसमें दक्ष हो तो स्वयं करे। समझ रहे आप? यदि आपके पैर में चोट लग गई और आप फर्स्ट एड करने में दक्ष हैं, कुशल हैं, आप डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, आप स्वयं कर लीजिए। लेकिन एक अच्छी मतलब दक्षता होनी चाहिए, मूल बात ये है। आचार्य से हम लोग इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि आचार्य उस करने में दक्ष है, तो आचार्य उसको परफेक्ट तरीके से करेगा। और दूसरी बात है, आचार्य से कराने में आसानी रहती है, आचार्य से कराने में आपको लाभ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप जो पूजा करेंगे उसमें आप समय देंगे और उसी समय की वैल्यू होती है मनी। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आचार्य अच्छी पूजा कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? 5 घंटे में आप ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि आप पैसा कमाने में दक्ष हैं। आचार्य पूजा अच्छी कर सकते हैं क्योंकि आचार्य पूजा करने में दक्ष है। तो दोनों का आपस में एक अनुबंध होता है कि उस 5 घंटे के पैसे मैं आपको दे दूंगा, उस 5 घंटे का जो तप है, उस तप का जो प्रभाव है, वो आप मुझे ट्रांसफर कर देंगे। समझ गए? तो इसलिए आचार्यों को, जैसे हम स्वाभाविक से अन्य काम हम करते हैं, प्रेस हम नहीं करते हैं, प्रेस पे हम भी कर सकते हैं आयरन, लेकिन हम धोबी को दे देते हैं क्योंकि उतना पैसा कमाने में हमें मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन उतना काम करने में हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अपने कार्यों को आसान करने के लिए, यदि आप दक्ष हैं, आप संस्कृत अच्छी जानते हैं, आपके मंत्र में आस्था है और मनसा वाचा कर्मणा आप अच्छा करते हैं, तो फिर आप करें। ठीक है? तो आज की कक्षा को यही रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के लिए नमस्कार।